खैर, ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नाजुक संघर्ष विराम शायद अब तक के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। नई रिपोर्टों के मुताबिक वॉशिंगटन और यरूशलेम ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई की संभावना के लिए अब तक की सबसे गंभीर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत रुकी हुई है और कार्रवाई कुछ दिनों में हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चर्चा में हवाई हमलों के अलावा ईरान में कमांडो मिशन भी शामिल है, ताकि पिछले साल के युद्ध के बाद दफन अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम वापस लाई जा सके। इजरायली अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि वे एक और लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो कई दिन या हफ्ते चल सकती है। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने 2 रिपोर्टों की पुष्टि की है कि उन्होंने कुछ ही मिनट पहले ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, इससे पहले कि वे आज शाम एक सीमित सुरक्षा चर्चा बुलाने की योजना बनाए। अब हमारे साथ अमेरिका से माइकल मुलरॉय हैं, जो मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के पूर्व उप सहायक रक्षा सचिव रह चुके हैं। हम ये रिपोर्टें सुन रहे हैं। आपके अनुसार क्या हम ईरान के साथ फिर से लड़ाई के करीब हैं? आपके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम काफी करीब हैं। युद्ध से पहले जैसी सैन्य तैनाती में बदलाव थे, वैसे ही अब भी दिख रहे हैं। तो करीब 27 और 28 फरवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हवाई संसाधन वहां से हटाए जा रहे थे, क्योंकि वे उन्हें यूरोप में फिर से तैनात करना चाहते थे, ताकि वे ईरान के जवाबी हमले के लिए कमजोर ना रहें। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक संकेत जरूर है कि ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू में काफी बातचीत हो रही है। सभी देख रहे हैं, क्या ये फिर से शुरू होगा? और निश्चित रूप से जो बातचीत रुकी हुई है वो भी कहीं जाती नहीं दिख रही है। ये भी एक और संकेत है कि ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स में ईरान में दफन संवर्धित यूरेनियम को सैन्य रूप से बरामद करने के लिए कमांडो ऑपरेशंस की संभावना बताई गई है। ऐसा ऑपरेशन कितना जोखिम भरा और व्यावहारिक हो सकता है? बहुत जोखिम भरा। ये स्थान ईरान में काफी गहराई में है। इसके लिए सिर्फ इन बलों का वहां उड़कर जाना ही नहीं, बल्कि ये इतिहास के सबसे जटिल विशेष सैन्य अभियानों में से एक होगा। साफ कहूं तो उन्हें हफ्तों जमीन पर रहना पड़ सकता है, और शायद हवाई पट्टियां बनानी, भारी मशीनें लानी पड़े। जिस सामग्री को वे वापस पाना चाहते हैं, ये उच्च संवर्धित यूरेनियम, संभवतः उन हमलों के मलबे में दबा हुआ है जो अमेरिका ने इन सुविधाओं पर किए थे। उस तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। जाहिर है ईरान उन्हें हटाने और बल के लोगों को हताहत करने की पूरी कोशिश करेगा। वहां जाने के लिए एक बड़ा समन्वित बल की जरूरत होगी। ये एक गंभीर अभियान और बहुत ही जोखिम भरा फैसला होगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप इस समय क्या खो सकते हैं? कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप फिर युद्ध नहीं चाहते और ये राजनीतिक रूप से लोकप्रिय कदम नहीं है। पहले से ही जनता और युद्ध पर ट्रंप की स्थिति डगमगाई हुई है। आपको क्या लगता है, ट्रंप के फिर लड़ाई में लौटने से उन पर और अमेरिका में उनकी मौजूदा नेतृत्व स्थिति पर क्या असर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये युद्ध बहुत अलोकप्रिय है। ये शुरू से ही अलोकप्रिय था और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अगर हम फिर युद्ध में गए तो मुझे लगता है कि ये 70% से भी ज्यादा नापसंदगी बढ़ेगी। अगर हम जमीनी बल भेजते हैं और हताहत होते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है, पूरी तरह गिर सकती है। ये अभी लोकप्रिय नहीं है, पर पूरी तरह गिर सकता है। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप फिर से युद्ध चाहते हैं, लेकिन ईरान ने वार्ताओं को स्वीकार करने लायक बनाने के लिए बहुत कम किया है। वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो अमेरिका के अधिकार में नहीं है। हमारे पास ईरान को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर संप्रभुता देने का अधिकार नहीं है। ये करने की अमेरिका की क्षमता दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा नहीं है। वे इस मामले से इतने दूर और बातचीत से इतने अलग थे कि या तो जलडमरू मध्य आंशिक रूप से अवरुद्ध रहेगा, नाकाबंदी जारी रहेगी, या स्थिति और बढ़ेगी। सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही हमला नहीं करेंगे, ईरान भी जवाब देगा। वे ऊर्जा की कीमतें और बढ़ा सकते हैं, जिससे सभी चिंतित होंगे। मेरा आखिरी सवाल है माइकल, आप अमेरिका की ओर से किस तरह के हमलों की कल्पना करते हैं? जाहिर है हमने ऐसे कमांडो मिशनों की रिपोर्ट्स के बारे में बात की थी, लेकिन व्यापक रूप से आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ईरान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को नष्ट करने का जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ 3 बहुत ही बड़ी पावर प्लांट्स हैं। जाहिर है
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस पर सवाल उठेंगे। आप जानते हैं जनरेटर चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। अस्पतालों, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स और बहुत सी ऐसी चीजों के लिए भी बिजली चाहिए जो सिर्फ आम नागरिकों के लिए है। लेकिन यही बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने पुलों का भी जिक्र किया है। कोई यह तर्क दे सकता है कि सेना को इधर उधर ले जाने के लिए इन पुलों की जरूरत है, लेकिन ये व्यापार के लिए भी है। आम नागरिक भी इनका उतना ही इस्तेमाल करते हैं। लगता है वो जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हीं पर ध्यान है, तो मैं भी वहीं ध्यान दूंगा। और अगर ये फिर से शुरू होता है तो मैं कल्पना करता हूं कि इसका कोई ना कोई रूप होगा। उम्मीद है कि उनका इस्तेमाल सेना भी करती होगी, जिससे वे वैध लक्ष्य बनेंगे। लेकिन संभावना है कि यही दिशा है जिसमें यह जा रहा है। ठीक है माइकल, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।